So good morning students. We were discussing the lesson rocks. We have completed igneous rocks. Okay. I have given the introduction of sedimentary rock. Let me just revise it. As I told you, we have a physical structure like this: mountains, plains, plateaus are there. Yes, plains, and the river is forming the deltas and merging in the water body. Okay, the origin point of a river is from mountain. Yes, आप अगर देखते हो पानी अगर जाता है तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर से गिरता है, जहाँ स्लोप होती है वहाँ ऊपर उस स्लोप पे बह करके चला जाता है. कभी ऐसा होता है कि पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है? नहीं, जब तक कि उसको कोई फोर्स नहीं मिलता तब तक वो पानी ऊपर नहीं जाता है. इट ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स द स्लोप. ठीक है, तो रिवर्स आपको पता है माउंटेन से निकली, माउंटेन से निकलेगी, फिर कहां पर आएगी? प्लेन्स पर आएगी. When it is rising from the mountain, the pressure is very high, the flow is very high. ठीक है, फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तेज होता है, एकदम प्रेशर से निकलती है. कोई चीज हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो क्या होता है? एकदम से नीचे आता है. ठीक है, तो जब ये पानी गिरता है तो क्या होता है? इसमें बहुत ज्यादा तेज प्रेशर होता है, तो ये क्या करता है? ये कटिंग करता है. दैट आई टोल्ड यू अबाउट वेदरिंग. वेदरिंग का प्रोसेस होता है. और ये क्या होगा? यहाँ इस माउंटेन रीजन को, यहाँ से इस पहाड़ को काट देती है और ये बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े ये क्या होते हैं? यहाँ इस पानी के साथ बह करके आ जाते हैं. क्लियर? क्या होता है? ये पानी के साथ ही यहाँ पर बह करके आ जाते हैं. और आप देखते हो कि माउंटेन्स के नीचे आपको क्या मिलते हैं? ये बड़े बड़े बोल्डर्स मिलते हैं, पीसेस ऑफ रॉक्स. क्लियर? माउंटेन्स के नीचे आपको ये पीसेस ऑफ रॉक्स मिलते हैं जो कि क्या है? इस पानी से कटके, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग. फिर उसके बाद इरोजन हुआ, उसको कटा वो वहां से और दूसरी जगह आ गया. ठीक है, तो उसको बोलते हैं इरोजन, और दोनों प्रोसेस को बोलते हैं डेन्यूडेशन. ठीक है, तो विदरिंग, इरोजन, डेन्यूडेशन, ये कंटिन्यूस, ये दोनों प्रोसेस है जिसको हम डेन्यूडेशन बोलते हैं. वो प्रोसेस यहाँ पर होता है. और यहाँ पे क्या होता है? ये इस फ्लो में चलता है. अब क्या है? पानी अभी भी बह रहा है. पानी क्या हो रहा है? अभी भी बह रहा है. तो पानी के साथ ये पत्थर क्या होते हैं? रोल होंगे. अब जब पत्थर ये जो रोल होते हैं तो क्या होता है? ये राउंड शेप में थोड़ी ना थे शुरू से. ठीक है, इनकी शेप क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी थी. लेकिन जब ये रोल होते गए तो ये पत्थर आपस में भी टकरा रहे थे. पानी का फ्लो, पानी भी इनको क्या कर रहा था? इनको वेदर कर रहा था, काट रहा था, प्लेन बना रहा था. तो ये आपस में भी टकरा रहे थे. पानी के फ्लो से भी इनकी कटिंग हो रही थी. और जब ये रोल हो रहे थे तो चारों तरफ से इनके ऊपर क्या लग रही थी? रगड़ लग रही थी. दे वर टचिंग ईच अदर एंड कटिंग ईच अदर. ठीक है, तो ये कट हो रहा था और ये क्या होते जाते? ये छोटे भी होते जा रहे थे और गोल गोल और चिकने चिकने स्मूथ शेप के होते जा रहे थे. और फिर लास्ट में तो सिर्फ क्या रह गए थे? पार्टिकल्स. ठीक है, अगर मैं बात करूं बोल्डर्स, ठीक है, बड़े बड़े जो चट्टान के टुकड़े होते हैं वो. उसके बाद ग्रेवल, ये जो छोटे पत्थर हो जाते हैं वो. उसके बाद सैंड. ठीक है, उसके बाद सिल्ट और उसके बाद क्ले. ये आपको पता है ग्रेटर देन का साइन है. ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा. बोल्डर्स, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले. जो क्ले होती है वो बिल्कुल बारीक मिट्टी हो जाती है.
ठीक है, तो यही चीज क्या है, ये जो चट्टान है यही क्या हो रही है, इसी के पीसेस होते जा रहे हैं और ये क्या होते जाते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। द पार्टिकल्स आर बिकमिंग वेरी लाइट, ठीक है, एकदम छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर कन्वर्टिंग इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। तो यही डिपॉजिट होते जाते हैं यहाँ पर डेल्टाज में, और बाकी का जो पानी है वो क्या हो जाता है, वाटर बॉडी के अंदर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है, बट at very extent they are deposited here and rest of the water along with the silt that moves towards the water body, वो water body में चले जाते हैं। Clear? Now see, now what I want to say, we are studying about these rocks. दो तीन चीज को और समझेंगे। This is a natural process that happens, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, जैसे जैसे प्लेन्स पर आते हैं, ऊपर से कोई चीज गिर रही थी तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर था, फ्लो बहुत तेज था, लेकिन जब रिवर प्लेन पे आ जाती है तो इसकी स्पीड कैसी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। स्पीड कम हो जाएगी तो ये इसके पास जो लोड है, जो सिल्ट है, वो सिल्ट क्या होगा, नीचे डिपॉजिट होता जाता है। क्लियर? नाउ सी, जैसे ही रिवर माउंटेन्स से निकलती है और प्लेन एरियाज में आती है, तो आपने रिवर्स को ऐसे देखा होगा, ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं मिएंडर्स। क्या बोलते हैं, जो स्नेक जैसी ये जो शेप बन रही है, इसको बोला जाता है मिएंडर। अभी मैंने आपको बताया ये कंटिन्यूसली सिल्ट का क्या करेगा, डिपोजिशन करेगा। तो सिल्ट यहाँ इस रास्ते से नदी बह रही है तो सिल्ट विल बी डिपॉजिटेड हियर। ओके, नाउ सी, एट द लेवल, एट द डेप्थ वेयर द रिवर वॉज फ्लोइंग, अब यहाँ पे डिपोजिशन होता जा रहा है, तो ये रिवर क्या होगी, ऊपर से बहती जाएगी, कंटिन्यूसली डिपोजिशन हो रहा है। अब रिवर यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट हो गया, अब रिवर के पास यहाँ पे जगह नहीं है, पानी बहेगा कहाँ, तो इट विल मूव टू अनदर वे, ये अपना दूसरा रास्ता बना लेती है और नदी आगे बहने लग जाती है। ऐसा तो नहीं है ना पानी यहाँ रुक जाएगा, पानी यहाँ नहीं रुकेगा, इट विल कीप ऑन मूविंग। तो यहाँ पे अगर सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगा तो रिवर विल लेफ्ट दिस वे एंड विल मेक अनदर पास एंड विल मूव टू दैट साइड, इसको छोड़ देगा, दूसरी साइड से क्या करेगा, बहना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से यहाँ पे ये डिपोजिशन हो गया, ठीक है, और रिवर क्या होगी, इस पूरे एरिया में ही मान लीजिए आप ये डिपोजिशन होता जा रहा है, ठीक है। अब ये एरिया है और ये एरिया है, ये नैरो एरिया है, ये भी नैरो एरिया है, यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, पानी क्या हुआ, दोनों तरफ से कट गया और ये अलग से इस तरह से बन जाएगा। इसमें क्या है, नीचे सिल्ट है और ऊपर वाटर है, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। और ये कैसे बनी, आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट व्हेन रिवर चेंजेस इट्स पास, ठीक है। तो ये मिएंडर्स है, मिएंडर कट के ही, जो मिएंडर का पार्ट है जो अलग कट जाता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। क्लियर? नाउ सी, अब ये लेक है, इसके अंदर पानी नहीं आ रहा अब, क्योंकि रिवर ने क्या किया, अपना रास्ता चेंज कर दिया। नाउ व्हेन इट वाटर विल नॉट बी सप्लाइड टू दिस पार्ट, व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम इवेपोरेशन विल बी देयर। यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन विल बी देयर एंड वाटर विल इवेपोरेट, व्हाट विल लेफ्ट, सिल्ट विल लेफ्ट। यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्ट। Again the water supply is not there, continuously evaporation is there, it will dry up and will become hard। क्या हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, हार्ड होकर के रॉक्स में बन जाएगा। क्या बन जाएंगी, रॉक्स। और ये वाली ही रॉक्स को क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर? सो व्हाट आई एम सेइंग कि सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनी, by the deposition of the silt that is going towards the rivers। अब ये silt डिपॉजिट हो रहा है इस तरह से, इसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, मिट्टी की दूसरी लेयर आ जाएगी, इसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाएगी। क्लियर? सो व्हाट आई एम सेइंग, it will be in the forms of layers, layers के फॉर्म में होगा, ठीक है। नाउअडेज अगर आप टीवी में देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको ये फ्लड वगैरह का दिखाया जाता है,
ठीक है, जो उड़ीसा वगैरह, केरल में और ये सारी जगह पे जहाँ पे फ्लड आई हुई है, आप कंटिन्यूसली न्यूज चैनल्स आर शोइंग ऑल दीज थिंग्स। तो आप उसके अंदर अगर आप देखते हो तो रिवर क्या कर रही है, जिस एरिया में फ्लो करती है वहां से आप देखते होंगे पेड़ आ गए, वो भी उसके साथ मिट्टी कट जाती है और पेड़ भी उसके साथ बह के चला जाता है। बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, वो भी नदी के साथ बह करके चले जाते हैं। ठीक है, और बह करके चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डिपॉजिट, मतलब उनकी जो बॉडी है वो भी यहाँ पर हो जाएगी, इसमें दब जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो पेड़ आया था वो भी यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर भी लेयर्स जमती जाएंगी। तो पहली चीज ये कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। अनदर थिंग, व्हेन living organisms are deposited in these layers, after millions of years they will form fossils fuel. क्या बन जाएगा उसका, फॉसिल फ्यूल। यू नो पेट्रोल, all or I can say all the petroleum products, coal, what they are the remains of these fossils, and now they are converted to petrol और coal। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके डिपोजिशन से तो कोल बनेगा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इनके डिपोजिशन से क्या बनेगा, पेट्रोल। सो पेट्रोलियम और कोल, दे आर फॉर्म इन विच टाइप्स ऑफ रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसा कि हमने देखा था इग्नियस रॉक्स में हमको मिनरल्स मिलते हैं, जो मिनरल्स अर्थ के बाहर वॉल्केनोज में आए थे। ठीक है, वॉल्केनो से बाहर आए थे, ठंडे हुए थे, और उन रॉक्स के अंदर हमको क्या मिले थे, मिनरल्स मिले थे। इन द सेम वे इन सेडिमेंट्री रॉक्स फॉसिल्स फ्यूल्स आर देयर, दे आर फॉर्म, and they are in which form, they are in layers. Clear? Let us discuss about some more characteristics of the sedimentary rocks. This much is clear how they are formed. They are formed by the deposition of the silt in the form of layers. Clear? And after some time when they dry up they become hard and they are converted in the rocks. Clear? So let us see some more characteristics of sedimentary rocks. First thing I told you, they are in the form of layers. Fossil fuels are formed here. Now see, they have pores. इसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं। पोर्स होंगे तो क्या होगा, वाटर, वाटर क्या होगा, परकोलेशन मेथड से नीचे चला जाएगा। आपको परकोलेशन मेथड बताया था। परकोलेशन मेथड मींस व्हेन द वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप गोज इनसाइड द अर्थ। ठीक है, ये इन लेयर्स में से क्या होगा, ये पोर्स होते हैं और ये पानी कहाँ चला जाता है, नीचे सरफेस में चला जाता है। आपको मैंने बताया था इग्नियस रॉक्स के अंदर पोर्स नहीं होते हैं। क्लियर? सो वाटर इज नॉट, पोर्स आर नॉट देयर, वाटर कैन नॉट रीच देयर, बट इन सेडिमेंट्री रॉक्स पोर्स आर देयर। सो वाटर जस्ट बाय द परकोलेशन मेथड दे मूव इनसाइड द अर्थ। कहाँ चले जाते हैं, अर्थ के अंदर चले जाते हैं। क्लियर? इन दैट crystals were there. Will the crystals will be formed here? क्या ये गर्म होके ठंडा हुआ है तो क्रिस्टल्स होंगे क्या यहाँ पे? No. पोर्स होते हैं यहाँ पे and crystals are not formed. क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं, पोर्स बनते हैं। When you make the comparative study between igneous rocks and the sedimentary rocks, you can write all these points by your own only. Clear? Now see, as I told you that
when they are carried by the rivers, some silt is deposited on the earth surface and some silt it is taken into the oceans. So rocks will be formed in both land and water body. ठीक है, क्या होगा, जो लैंड पर भी बनेंगे और वाटर बॉडी में भी क्या बनेंगी, रॉक्स बनेंगी. जो लैंड पे रॉक्स बनेंगी, व्हाट दे आर मेड ऑफ, दे आर मेड ऑफ सैंडस्टोन. ठीक है, जो लैंड पर होंगी वो कौन सी होंगी, सैंडस्टोन, और जो वाटर के अंदर जो जाएंगी वो होगी लाइमस्टोन. ठीक है, चूना पत्थर, और इसको हिंदी में बोलते हैं बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन. क्लियर, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन. तो जब सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, तो इट इज डन बोथ इन वाटर आल्सो एंड ऑन लैंड आल्सो. लैंड पे जो रॉक्स बनेंगी उनमें वो कैसी होंगी, सैंडस्टोन, और जो वाटर के अंदर बनेंगी वो कौन सी होंगी, लाइमस्टोन. Okay, as I told you, pores are there. So weathering process in the sedimentary rocks, it is very high as compared to igneous rocks. Weathering plus erosion, or I can say denudation, is more in sedimentary rocks as compared to igneous rocks. Clear? If we look about economically, if we make a comparative study between igneous rocks and sedimentary rocks related with economy, then igneous rocks are more economical than the sedimentary rocks. Why? The minerals that are found in the igneous rocks are more expensive. They are economically high than the sedimentary rocks. Clear? And see, these sedimentation और ये जो fossil fuels की अगर हम बात करें, अगर मैं इस फॉसिल फ्यूल की बात करती हूँ, दे आर फॉर्म्ड, द फॉर्मेशन ऑफ दीज मिनरल्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर. यस, कैसा लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इस फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए. तो व्हाट हैपन, तो उसके लिए क्या किया, ये क्या होता है, इकोनॉमिकली इट्स नॉट. एक बार अगर ये एग्जॉस्ट हो गया, इसके हमको क्या, मिलियंस ऑफ ईयर्स. सो that is why we make the study of sustainable development. आपने ये वर्ड 9th क्लास में, 10th क्लास में बहुत पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, टू यूज द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट आवर नेक्स्ट जनरेशन कैन यूज देम. कि ऐसा नहीं हो कि हम इतने लालची बन जाएं कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको क्या करें, एकदम ब्लाइंडली उसको यूज करना शुरू कर दें, विदाउट थिंकिंग अबाउट द नेचर एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको उस वे में उसको यूज करना चाहिए कि हम अपनी जरूरत को भी पूरा कर सके और ये सारी चीजें, ये सारे मिनरल रिसोर्सेज नेक्स्ट जनरेशन को भी मिल सके. क्लियर? एक स्टेटमेंट है, आप लोगों की बुक्स में भी मिलता है ये स्टेटमेंट, कि वी हैव नॉट टेकन दिस अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, बट वी हैव टेकन दिस अर्थ फ्रॉम द कमिंग जनरेशन एंड वी हैव टू गिव देम एज इट इज. कि हमने ये हमारे फोरफादर्स से नहीं लिए इस अर्थ को, बल्कि हमारे लिए क्या है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट जनरेशन के लिए. और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको इस तरह से उसको यूज करना चाहिए कि सो दैट दे कैन ऑल्सो यूज देम. किसी की चीज लेते हैं तो उसको एज इट इज देते हैं ना,
तो अर्थ भी हमने क्या है नेक्स्ट जनरेशन से ली हुई है, हमें उन्हें ऐसी की ऐसी ही देनी है. So fossil fuels are found here. You can say bauxite, manganese, tin. इसमें क्या मिलता है आपको बॉक्साइट, मैंगनीज, टिन, ये सब इसमें दे आर फॉर्म्ड हियर. नाउ यू आर नोइंग दैट सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन, they both are important in making buildings. तो बिल्डिंग मटेरियल हमको कौन सी रॉक्स में मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलेगा. क्लियर. तो ये सब क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स हैं. अब इनके हम लोग कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. First we have divided the rocks into two. Sedimentary rocks is first divided into two, inorganic and organic. Yes, how these inorganic rocks are formed? They are formed mechanically. And chemically formed. Yes, and organic is formed एक तो आपकी हो जाएगी कैल्केरियस और एक हो जाएगी कार्बोनेशियस. This is first type, this is second type. Clear? Mechanically is again divided into two, arenaceous argillaceous rocks. This we have already discussed. Mechanically यानी कि किसी न किसी सिस्टम के थ्रू, and that is by the means of water, air, wherever the glaciers are there, glaciers also work. So mechanically using some means, तो वहाँ पे क्या है ये सब agents हैं, water, wind, water, glacier, these are the agents that helps in forming rocks by the method of mechanically. And chemically formed, आपको मैंने ये भी बताया था कि केमिकल मेनली किससे होगा, वाटर के थ्रू होगा. ठीक है, वाटर क्या करेगा, वाटर जैसे रॉक्स हैं आपको मैंने बताया था कि सॉल्ट रॉक है, जैसे काला नमक, सेंधा नमक, ये आप लोग घर में डेली उसमें यूज करते हैं. व्हाट विल हैपन, ये आपको ये कौन सा सॉल्ट है, ये रॉक सॉल्ट है. ठीक है, और रॉक से मिलता है. ये सब कैसे हैं, जैसे ही उसके ऊपर पानी गिरेगा तो पानी क्या होगा, इट विल डिजॉल्व, वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा. एक चीज ध्यान दीजिए मेरी बात पे, देखो वी विल बी स्टडिंग अबाउट ओशियंस ऑल्सो, तब हम पढ़ेंगे कि ओशियंस के अंदर जो सॉल्ट है, ठीक है, किस पोर्शन में सॉल्ट ज़्यादा है, कहाँ कम है,
और क्या उसका रीजन है कि सॉल्ट अगर किसी ओशियन है भाई वाटर वैसा ही होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी डिफरेंस होता है कि इस ओशियन में इस यहाँ पर क्या है सॉल्ट ज़्यादा है और कहीं पे कम है। तो ज़्यादा जहाँ पर है उसके लिए मैं आपको एक डिस्कस करते हैं अपन एक पॉइंट। सपोज करिए ये ओशियन है, क्लियर। आप लोगों ने साइंस के अंदर सेपरेशन मेथड पढ़े हैं, जिसके अंदर आप सेपरेशन मेथड आपने पढ़ा है कि अगर हमने पानी के अंदर इफ वी हैव डिसॉल्व्ड सॉल्ट एंड शुगर हाउ वी विल सेपरेट दैम। So in that you have studied about the separation method that you will boil it, water will evaporate, yes, and you will after condensation you will collect the water and salt and sugar is remained inside that vessel you can say, ठीक है। जिस बर्तन में आपने गर्म किया था उबालना शुरू किया था उसी बर्तन में क्या होगा, नीचे क्या होता है सॉल्ट और शुगर उसमें जमा रह जाता है। दो दे आर नॉट इन वाइट इन कलर, वो कुछ ब्राउनिश सा मिलेगा आपको, क्लियर। लेकिन आपने उसमें क्या देखा कि जब इवेपोरेशन मेथड हुआ था, इवेपोरेशन जब हुआ था तो वहां पे सॉल्ट नहीं गया था, सिर्फ वाटर का ही इवेपोरेशन हुआ था। उसी तरह से ओशियन के अंदर जो वाटर है उसके अंदर क्या है, सॉल्ट है। इवेपोरेशन होगा तो सॉल्ट तो वही रह जाएगा और वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होता है आपको पता है रेनफॉल होता है, ठीक है। इवेपोरेशन होकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा, ठंडा होता है और वो क्या होता है, इट विल रेन होता है। या किसी भी प्रोसेस से आप मान लीजिए कि वो क्या होते हैं, हेलो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमारी रिवर्स में आता है वो पानी, वो ही पानी जब नदियों में आता है तो वो होता है स्वीट वाटर, ठीक है। ये है सॉल्ट वाटर और वो पानी कैसा होगा, स्वीट वाटर। स्वीट वाटर क्यों हो गया, क्योंकि नमक तो यहीं रह गया था और जो इवेपोरेट होकर के जो रेनफॉल के थ्रू पानी आया है वो कैसा है, उसके अंदर क्या नहीं है, उसमें सॉल्ट नहीं है। इसलिए जो हमारी रिवर्स में जो पानी आता है उसका सोर्स तो ओशियन ही है, रेनफॉल ही है, लेकिन वो पानी कैसा होगा, उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट नहीं होते हैं। और वो क्या होगा, जब रेनफॉल होगा तो हमारे पास जो पानी आता है दैट इज सॉल्ट फ्री। तो जिस पोर्शन में ये हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे आप लोगों को मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि इक्वेटर, यहाँ पे सनशाइन होती है, तो जहाँ पे सनशाइन ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, रेनफॉल भी ज्यादा होगा। तो इस पोर्शन में क्या होगा, सॉल्ट, ठीक है। हालांकि हम लोग वी विल बी स्टडिंग की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का ओशियंस के अंदर कहाँ पर सॉल्ट ज्यादा है, कहाँ पर कम है। लेकिन दिस इज द बेसिक रीजन कि क्या है, किस एरिया में ओशियन में भी, कौन से ओशियन में और ओशियन के किस पार्ट में सॉल्ट ज्यादा होता है। एंड रीजन इज फॉर इवेपोरेशन, इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट क्या हो जाता है, वहीं पर रह जाता है। तो इसी तरह से जो ये रॉक्स बनेंगी, जो केमिकली फॉर्म रॉक्स होंगी वो कैसी होंगी, उसमें पानी होगा, ठीक है। पानी क्या होगा, सॉल्ट उसमें डिपॉजिट होगा, आफ्टर सम टाइम द सॉल्ट विल इवेपोरेट और नीचे वापस से वो, अगर सॉल्ट है, सॉल्ट की बात कर ले तो ये सॉल्ट क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, इट विल बिकम हार्ड एंड इट विल बिकम रॉक, तो नमक की चट्टान बन जाएगी ये, क्लियर। यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए। तो मैकेनिकली मैंने आपको बताया, आपको केमिकली बताया, और ये किस तरह से इसमें उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेंगे और आपको इधर इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलेंगे, ठीक है। सो दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन मैं आपको इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लीजिए एक बार। मैंने आपको भी बताया लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल्स, पीक्स, स्लेट। ये वही स्लेट है जो हो सकता है आप लोगों ने तो खैर बचपन में यूज नहीं की हो, बट वी हैव यूज इट, स्लेट। These are the examples of sedimentary rocks, clear।
limestone, sandstone, shale, peats and slate. So in the next class we will be discussing the types of sedimentary rocks in detail.